कुछ सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए नहीं होते। कुछ सफ़र अपने साथ ऐसी यादें ले आते हैं जिन्हें हम ज़िंदगी भर नहीं भूलते। 14 अगस्त 2026 भुवनेश्वर से शुरू हुआ हमारा सफ़र रामेश्वरम की तरफ। ट्रेन नंबर 20849, लगभग 1900 किलोमीटर का सफ़र, कई घंटे की ट्रेन जर्नी और साथ में दोस्तों की पूरी टोली। लेकिन हमें नहीं पता था कि इस एक सफ़र में रामेश्वरम, धनुषकोडी, केरल और कन्याकुमारी तक की यादें जुड़ने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफ़र की कहानी जहां हर मंजिल ने एक नई याद दी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस व्लॉग में, जहां पे मैं इस सफ़र की छोटी छोटी क्लिप्स की यादें आपके साथ साझा करूंगा। तो बने रहे आप वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है। भुवनेश्वर से ठीक दोपहर 12:20 में हमारी ट्रेन खुल गई थी और पूरे रफ्तार से रामेश्वरम की ओर बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर बदलते नज़ारे और दोस्तों के साथ ये लंबा सफ़र, कभी बातें, कभी हंसी, कभी म्यूज़िक और कभी बस खिड़की से बाहर देखते हुए अपने ही ख्यालों में खो जाना। लंबा सफ़र था, लेकिन जब साथ अच्छे हों तो रास्ते कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से डिफरेंट लैंडस्केप्स को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रही थी और आखिरकार हम 15 अगस्त को रात को 9:30 बजे रामेश्वरम पहुंच ही गए। रात को जैसे ही हम रामेश्वरम पहुंचते हैं थोड़ा सा ट्रेजिडी हो जाता है। होटल बुकिंग था लेकिन वो कैंसिल हो गया था, इसकी वजह से हमको एक होटल के पार्किंग में ही सोना पड़ता है। उसके बाद जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं हम लोग निकल पड़ते हैं अग्नि तीर्थम स्नान के लिए। समुद्र की लहरों के बीच इस पवित्र स्नान के बाद मन में एक अलग ही शांति महसूस हुई। अग्नि तीर्थम स्नान के बाद हम निकल पड़ते हैं 22 कुंड में स्नान करने के लिए। वहाँ पे भी 25 रुपये पर पर्सन का टिकट कटा के हमने 22 कुंडों में स्नान किया। और स्नान के बाद हम निकल पड़े उस जगह की ओर जिसके लिए इतने दूर आए थे, रामनाथ स्वामी मंदिर। रामनाथ स्वामी मंदिर में जाने के लिए हमने फिर से अलग लाइन लगाया और मंदिर में जैसे ही एंटर करते हैं हम, मन एकदम तृप्त हो जाता है और एकदम शांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि जिसके लिए इतने दूर आए थे वो सफल हो गया। रामेश्वरम का यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। मंदिर के अंदर पहुंचते ही सबसे ज़्यादा ध्यान खींचते हैं इसके विशाल और खूबसूरत गलियारे। लंबे लंबे स्तंभों के बीच से गुजरते हुए एक अलग ही आध्यात्मिक एहसास होता है। और फिर वो पल दर्शन का, इतनी दूर आने की थकान और जैसे एक पल में ख़त्म हो गई है। मंदिर को बीचों बीच एक गजराज महाराज, ये खूबसूरत पिलर्स ये प्रूफ करते हैं कि हमारा एंशिएंट आर्किटेक्चर्स कितने स्ट्रॉन्ग्स हैं। उसके बाद दर्शन के बाद हम निकल पड़ते हैं धनुषकोडी की ओर। दोपहर का भोजन करने के बाद हम धनुषकोडी की ओर प्रस्थान करते हैं। रामेश्वरम द्वीप के आखिरी छोर की तरफ जाते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं चारों तरफ समुद्र और खुला आसमान दिखाई देने लगता है। धनुषकोडी सिर्फ खूबसूरत समुद्र तट नहीं है, हमारे भारत के धार्मिक और ऐतिहासिक इतिहास का एक गवाह भी है। दोनों रोड के दोनों किनारे खूबसूरत समुद्र मन को तृप्त कर देती है। और यहाँ पे सामने में हमें धनुषकोडी का लाइट हाउस दिख रहा है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं भीड़ बढ़ती जाती है। और हमारे लेफ्ट साइड में धनुषकोडी का रेलवे स्टेशन दिखेगा। 1964 के भीषण चक्रवात ने पुराने धनुषकोडी शहर को बुरी तरह तबाह कर दिया था और यहाँ बचे हुए पुराने ढांचे इस इतिहास की खामोश गवाह देते हैं। एक तरफ समुद्र की आवाज़, दूसरी तरफ पुराने खंडर और बीच में खड़े होकर बस यही महसूस होता है कि
समय बहुत कुछ बदल देता है, लेकिन कुछ कहानियाँ वहीं रह जाती हैं। अब राइट साइड में जाएंगे तो खूबसूरत समुद्र बीच देखने को मिलेगा, जहाँ पे बच्चे, फैमिली, बूढ़े सब एंजॉय करते हुए दिखेंगे। ये बीच थोड़ा ख़तरनाक है ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई नहा नहीं रहते हैं, नहाना अलाउड नहीं है यहाँ लगता है। इस समुद्र बीच का एक ही परेशानी है कि यहाँ पे सैंड ड्यून्स बहुत फाइन हैं, जो बॉडी में आके चिपक जाते हैं और आपको इरिटेट करते हैं। देखो बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे हम आगे की बढ़ते हैं और एकदम लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की ओर जाते हैं, जहाँ से श्रीलंका सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। सामने एक आइलैंड भी दिखता है, छोटा सा खूबसूरत, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि ये एंड पॉइंट है। सारे लोग खुशी से सेल्फीज़, अपने वीडियोज़, फैमिलीज़, फ्रेंड्स के साथ आए हुए होते हैं, और समुद्र अपनी लहरों से इस जगह को और खूबसूरत बनाते रहती है। थोड़ी देर हम भी यहाँ बैठते हैं और उसके बाद हम निकल पड़ते हैं अपने होटल रूम की ओर, क्योंकि 14 तारीख से कंटिन्यू हम ट्रैवल कर रहे हैं और बॉडी को भी आराम करना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट डे हमारा केरला के ट्रैवल प्लान्स बने हुए हैं, तो अभी रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम अभी होटल रूम की ओर निकलते हैं और कल आपसे मिलेंगे। आज है डे 2 और सफ़र ने फिर करवट ली। अब हम केरला की ओर आगे बढ़ रहे थे। केरल की पहचान सिर्फ हरियाली और नारियल के पेड़ नहीं, यहाँ के ब्लैक वाटर्स, आजीमलाई मंदिर और कुछ पुराने ऐतिहासिक मंदिर भी हैं, जिन्हें हम आज विज़िट करेंगे। जैसे जैसे हम केरला की ओर बढ़ते हैं, हमारे लेफ़्ट और राइट में बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं। ऐसा लगता है कि पहाड़ को काट के रास्ते को बनाया गया हो। रास्ते में ये सफ़ेद मंदिर दिखता है। यहाँ हम रुकते तो नहीं हैं, लेकिन ये छोटे छोटे जो मंदिर से यहाँ के रिच आर्किटेक्चर को प्रेजेंट करते हैं। और आज का हमारा पहला पड़ाव था थन्नुमलायन टेम्पल। यहाँ पे एक नियम है कि आप ऊपर से पूरा खुला बदन होना चाहिए लड़कों के लिए, नीचे धोती चाहिए। महिलाएं सिर्फ साड़ी में इस मंदिर को एंटर कर सकती हैं। तो अब जब भी जाएं इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें, अपना धोती ज़रूर लेके जाएं। और यहाँ दर्शन करने के बाद अब बारी थी केरला के फेमस ब्लैक वाटर्स की। यहाँ के ब्लैक वाटर्स भी इस राज्य की सबसे खास पहचान में से एक हैं। और केरला के इन खूबसूरत पहाड़ों का क्या ही कहना, मैं शब्दों में कुछ चीज़ें बयां भी नहीं कर सकता। अब हम पहुंच चुके हैं ब्लैक वाटर्स में, और हमने यहाँ पे बोट राइड के लिए 2 बोट बुक किए थे। हम 11 लोग थे, जिसमें से 7 एक में गए और 4 एक बोट में। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। शांत पानी, चारों तरफ हरियाली, नारियल के पेड़, मैंग्रोव फॉरेस्ट और किनारे बसे छोटे छोटे गांव। यहाँ ज़िंदगी थोड़ी धीमी लगती है और शायद सही है। केरल के ब्लैक वाटर्स की सबसे खूबसूरत बात है, ना कोई जल्दी ना कोई शोर, बस पानी की लहरें और नाव के साथ आगे बढ़ता हुआ हमारा सफ़र।